नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश की, यानी अपने प्यारे भारत की। जरा सोचिए, इतना विशाल देश, इतनी सारी विविधताएं, आखिर इसका प्रशासन चलता कैसे है? ये किसी बहुत बड़ी और उलझी हुई पहेली की तरह लगता है ना? तो चलिए आज इसी प्रशासनिक भूगोल के ताने बाने को सुलझाते हैं और गहराई से समझते हैं कि हमारा देश अंदर से कैसे काम करता है। आज की इस चर्चा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, भारत का प्रशासनिक ढांचा। दूसरा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच का अंतर। तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी की खास कहानी। और आखिर में बात करेंगे हमारी अनेकता में एकता की। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, भारत का प्रशासनिक ढांचा, यानी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा राष्ट्र जहां हर कुछ 100 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और मौसम तक बदल जाता है। और हम कोई छोटे मोटे देश नहीं हैं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इतने विशाल क्षेत्रफल को बिना किसी कुशल विभाजन के चलाना लिटरली एक असंभव लॉजिस्टिक टास्क है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए पूरे देश को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। और इस प्रशासनिक पहेली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है नंबर 28। आज की तारीख में भारत के इस ढांचे में कुल 28 राज्य शामिल हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये 28 अलग अलग सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान है जो मिलकर इस देश को बनाते हैं। राज्यों के बाद आता है दूसरा सबसे अहम नंबर, और वो है 8। ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज भी कहते हैं। तो ये जो 28 और 8 का कॉम्बिनेशन है ना, बस यही वो मुख्य नींव है जिस पर पूरे भारत का प्रशासन टिका हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, राज्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश। 28 और 8 का आंकड़ा तो क्लियर है, लेकिन मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि इन दोनों में बुनियादी अंतर क्या है। इसे एक बहुत ही सिंपल घर के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि राज्य एक ऐसा घर है जहां के फैसले घर का मुखिया लेता है, यानी जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री। वहां की सरकार खुद अपना प्रशासन चलाती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश वो इलाका है जिसे सीधे केंद्र सरकार संभालती है। आसान भाषा में कहें तो वहां सीधा दिल्ली वाली सरकार का कंट्रोल होता है। अगर हम इन राज्यों की ज्योग्राफी पर नजर डालें तो वैरायटी देखकर सच में हैरानी होती है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के खूबसूरत समुद्री तटों तक हर राज्य की एक अलग ही वाइब है। एरिया के हिसाब से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा होने के बावजूद अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और भौगोलिक विविधता का ये खेल केवल राज्यों तक सीमित नहीं है। हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे कड़ाके की ठंड वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो दूसरी तरफ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे बेहद खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं। और ये सभी सीधे केंद्र के प्रशासन के तहत आते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दिल्ली और पुडुचेरी की खासियत। प्रशासन के जो नियम हमने अभी समझे, उनमें 2 बहुत ही खास अपवाद मौजूद हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। आखिर इन्हें बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से अलग क्यों माना जाता है? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, विधानसभाएं। विधानसभाएं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की वो बॉडी होती हैं जो स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की पावर देती हैं। और इन दोनों ही जगहों के पास अपनी खुद की विधानसभाएं मौजूद हैं। इसी वजह से इनका सिस्टम एक हाइब्रिड या मिश्रित व्यवस्था बन जाता है। एक तरफ हमारे सामान्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लद्दाख या अंडमान, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली और पुडुचेरी हैं। यहाँ केंद्र सरकार का नियंत्रण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जनता द्वारा चुनी गई स्थानीय सरकार और मुख्यमंत्री भी होते हैं। सच में ये एक बहुत ही अनोखा प्रशासनिक संतुलन है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, अनेकता में एकता। इतने सारे राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासन के इतने अलग अलग तरीके, ये सब मिलकर एक राष्ट्र कैसे बनाते हैं? पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर्स से लेकर देश के बीचों बीच बसे भारत के दिल मध्य प्रदेश तक, हर क्षेत्र अपनी एक अलग धुन बजाता है। लेकिन जब इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ देखा जाता है, तो ये सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं रह जाते।
ये सब मिलकर भारत की अखंडता की एक बहुत ही शक्तिशाली और खूबसूरत कहानी बुनते हैं। और हाँ, एक काम की बात, इस ढांचे को समझना सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ही जरूरी नहीं है। अगर यूपीएससी या एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो रही है तो इस 28 और 8 के स्ट्रक्चर को समझना बिल्कुल क्रूशियल है। और वैसे भी एक जागरूक और एक्टिव नागरिक होने के नाते अपने देश की प्रशासनिक नींव को जानना तो बनता ही है ना? तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प सवाल। इस वक्त आप देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं? क्योंकि देश के ढांचे को समझना सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि हम सब इस विशाल संरचना का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। फिर मिलेंगे